मैं ओपन करती हूँ। ओके, ये हम एक डेटा शीट कर रहे थे, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा काम किया था। ख्याल में इसमें डेटा नहीं है, हमने सिर्फ सीखने के लिए किया था। ये वाला होगा। जो मैंने आपको शीट प्रोवाइड किया उसमें कितने क्वेश्चंस थे, मतलब कितने सैंपल है उसमें? वॉल्यूम पे तो दिए 19 है। नहीं सैंपल मतलब टोटल कितने लोगों के रिस्पॉन्स हैं डेटा में? ये वाले तो है ना मेरे ख्याल में 270। आपको जो दिए ये 230 है मैम, 230 वाला आपको दिया? जी। ठीक है चलें। ओके, अब इतना तो याद है कि हमने किस तरह से डेटा एंटर किया था और किस तरह से कंप्यूट किया था। यहाँ तक ओके हैं सारे? यस मैम। ठीक है, फिर हमने रिवर्स स्टेटमेंट्स भी बना ली थी, फिर हमने उनको किया था। ओके, फिर मैंने आपको एनालिसिस में सिखाया था रिग्रेशन सिंपल, कोरिलेशन हमने सीखा था। ठीक है, और पहले अब हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव्स और उसके बाद हमको वो देखते हैं रिग्रेशन। ये आप अपने पास जो है ना पॉइंट्स भी नोट करते रहा करें, क्योंकि रिसर्च इस तरह से नहीं हो सकती कि सिर्फ स्लाइड्स पे दिखा दूं। तो जो साथ कुछ चीजें हो रही हो करें तो आप अपने पास पॉइंट्स की फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर नोट करेंगे तो वो आपको हमेशा याद रहती हैं। एनालाइज में जाके सेकंड वाला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाला है फ्रीक्वेंसीज, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने, और ये डिस्क्रिप्टिव जो होते हैं ना ये डेमोग्राफिक्स के लेते हैं, जिस तरह जेंडर, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, साथ कंट्रोल प्रेस करें और साथ सबको क्लिक करके इधर एंटर कर लें। सबको नजर आ रहा है ना स्क्रीन? तो यस मैम। चले स्टैटिस्टिक्स में जाके यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्लिक करेंगे। स्क्यूनेस, कर्टोसिस सारा ही कुछ करना है तो बेशक कर लें, मिनिमम मैक्सिमम बस यही कर लें, इससे ज्यादा ना करें, स्क्यूनेस वगैरह ना करें। तो 3 ये ऊपर वाले सेंट्रल टेंडेंसी के, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपने स्टैट्स के उसमें तो पढ़ा होगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम एंड मैक्सिमम सिलेक्ट करना है सिर्फ यहाँ पर, एंड सेंट्रल टेंडेंसी में फर्स्ट 3 मीन, मीडियन एंड मोड, बस इन्हीं को ही हम रिपोर्ट करते होते हैं। इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, क्योंकि हमें अपनी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हमारे जो है ना फोकस ऑफ स्टडी नहीं होता। हमारा स्टडी का फोकस होता है कॉजल रिलेशनशिप, जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान होते हैं। तो यहाँ तक ओके है? कंटिन्यू कर दूं? यस मैम। चले अब कंटिन्यू करेंगे तो इसको ओके करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास टेबल्स आ गए। अब ये हर एक का अलग अलग टेबल है। ठीक है, जिस तरह फ्रीक्वेंसीज ये देखें यहाँ पे रन हुआ हुआ नजर आ रहा है कि हमने फ्रीक्वेंसीज रन किया है, कौन से
वैसे भी मैम हमारी चलो कभी जी, क्लास ऐसे देखते इंटरनेट frequency इशू के के बाद। बगैर हो नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। और आज मैं अभी देख रही थी कि कहीं आंधी तो नहीं आई है, लेकिन कुछ भी नहीं है, जस्ट ऐसा ही है। इंटरनेट ही है। और मतलब सुबह की जो मेरी क्लास होती है, मतलब रिफा की मैं सुबह वेंसडे को भी लेती हूँ, सैटरडे को भी लेती हूँ, 2 क्लासेस मैरिड में लेती हूँ, वो एक फ्राइडे को होती है, एक थर्सडे। कभी नेट नहीं हिला। और 100 मसले हो जाएंगे, नेट नहीं हिलता। इस क्लास में पता नहीं क्या है, कोई पीर मैम फकीर तो नहीं है हमारी क्लास में। स्पेशल इशू है, स्पेशल दुआएं लोगों करता के रहता है। हाँ, ये स्पेशल लोगों की क्लास है। आप लोगों के तो समर कैंप भी होता है ना, समर में क्लासेस होती है ना आपकी? यस मैम, चॉइस होती है, चूज कर लेते हैं 2 सब्जेक्ट्स। बड़ा आसान होता है वैसे समर। आप सेमेस्टर पढ़ा बीच रही में हैं जी आप? एंटरप्रेन्योरशिप पे पढ़ाती हैं? जी पढ़ाते होते हैं। नेक्स्ट हमारा मैम एंटरप्रेन्योरशिप नेक्स्ट हमारा है, फिर आप पढ़ा दें। हाँ, ये तो डिपेंड करता है एडमिन। समटाइम्स ऐसे यस होता है कि मैम। वो कोर्सेज पे आदी हुए होते हैं परमानेंट टीचर्स। कोई बात नहीं मैम, रिक्वेस्ट कर लेना स्पेशल क्लास। हाँ, आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा फिर एडमिन से। ठीक हो गया मैम, हम कर देंगे, फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, कंपनसेशन मैनेजमेंट। डॉक्टर सरमद से रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, देखते हैं क्या कहेंगे एचओडी जो है। ओके, चले हम फ्रीक्वेंसीज के टेबल पे थे। फ्रीक्वेंसी में देखें सबसे पहले हमारा डेमोग्राफिक है जेंडर। सो जेंडर में अब देखिए उसी तरह 270 का अगर सैंपल है नीचे जहाँ पे टोटल लिखा हुआ है ना, दिस इज टोटल सैंपल। सो इसमें मेल्स जो थे वो 217 है और फीमेल्स जो है वो 53 है। इसी तरह परसेंटेज में अगर आ जाए तो 80.4% मेल्स और 19.5% फीमेल्स। सो वैलिड परसेंट्स और कम्युलेटिव परसेंट, इसका मतलब जो है यही होता है सिमिलरली कि वाकई में इतने थे या कोई मिसिंग वैल्यू वगैरह तो नहीं थी। और कम्युलेटिव को जो है ना हम काउंट इसलिए नहीं करते क्योंकि ये हमारी उसमें नहीं होता। हमारे लिए जो रिपोर्टिंग में आता है ना वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी एंड परसेंट आता है। वैलिड और कम्युलेटिव को आपने रिपोर्ट नहीं करना। इस टेबल को अगर आप यहाँ से लेके ना कॉपी करके वर्ड में पेस्ट करेंगे तो अगले दोनों कॉलम्स को डिलीट कर देना। वैलिड और कम्युलेटिव इसकी जरूरत नहीं होती। ओके, एज भी इसी तरह से देख लें। 270 का सैंपल है और ये जो हमारी 4 एज ग्रुप्स थे 21 to 30 एंड देन 31 to 40 देन 41 to 50 एंड देन 51 एंड अबव। तो इनकी फ्रीक्वेंसीज देख लें। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ ऑफन पीपल हैव बीन रिपोर्टेड ऑन द सेम स्केल। सो अब देखें 21 से 30 साल के जो लोग थे उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। 51 एंड अबव सिर्फ 4 हैं, यानी 4 बुजुर्ग थे इस ऑर्गेनाइजेशन में। वैसे ये आईटी फर्म्स थी ना, उनसे डाटा लिया हुआ था जो मैंने आपको दिया है, तो जाहिर उसमें बुजुर्ग कम ही होंगे। 41 से 50 तक भी देखें बहुत कम रेंज है। इसी तरह अगर क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखें तो यू विल फाइंड बैचलर्स मोर ऑफन 138, मास्टर्स जो है वो कम है, एमफिल एंड अबव जो है वो भी कम है, इंटरमीडिएट भी बहुत कम होते हैं। सो बैचलर्स जिन्हें हम ये कहते हैं ना बीएस कंप्यूटर साइंस या बीएस आईटी, इस तरह के जो है वो लोग ज्यादा पाए गए इसमें। देन द लास्ट वन इज एक्सपीरियंस। सो 1 to 5 वाले अब देखें ज्यादातर वही हैं, देन 6 to 10 वाले कम, एंड 16 एंड अबव वाले जो है ये बहुत ही कम है। अब ये 5 पता नहीं क्या चीज़ हमने एंड में एंटर की है, शायद डाटा शीट में हमने कोई ऐसी चीज़ उस दिन इसको छेड़ते हुए एंटर की थी, तो ये हमारे पास जो है वो 5 आ गया था, एक्सपीरियंस में था इसमें। चलो कैसे है, चलिए ये कोई एरर की वजह से आया हुआ ये जो आउटपुट में। उस दिन हमने एक रिवर्स के लिए एंट्री बना रहे थे, कुछ अपडेट कर रहे थे। हाँ, फिर उसका हो गया होगा। बहरहाल ये आइंदा नहीं आएगा ये 5, क्योंकि बाकी में ना जो आप डिफाइन करते हैं ना ये वही वाले आते होते हैं 4 जो यहाँ पे भी डिफाइन हमने किए हैं। ओके, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थे। तो अब अपने पास नोट कर लें कि सबसे पहले जब आप करेंगे ना डाटा, तो सबसे पहले का काम आपने करना है कंप्यूट वेरिएबल्स। अपने पास लिखें, नहीं सबसे पहले लिखें अनरिवर्स द रिवर्स स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेप ये होगा डाटा एंट्री के बाद, ठीक है। सबसे पहले अनरिवर्स करें रिवर्स स्टेटमेंट्स को। सेकंड नंबर पे आप करेंगे कंप्यूट वेरिएबल्स, यानी एवरेजेस जो हम बनाते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे आप करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें यही
फ्रीक्वेंसी वाला हमने किया अभी, और फ्रीक्वेंसीज का जो है वो नेक्स्ट स्टेप मैं बताती हूँ, फिर नेक्स्ट कौन सा डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बाद आप कोरिलेशन करेंगे, कोरिलेशन के बाद सिंपल रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन में अपने पास लिख लें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली जिसमें होते हैं। सिंपल के बाद जो है वो मीडिएशन और मॉडरेशन, जो भी आपके मॉडल की रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट स्टेप वो करेंगे। एक चीज मैंने अभी नहीं बताई, कौन सी नहीं बताई, जो स्टार्ट में करनी होती है, अल्फा में जी अल्फा। कंप्यूट वेरिएबल्स करने के बाद ना आप अल्फा निकाल लिया करें अल्फा, लेकिन याद रखिएगा कि कंप्यूटेड वेरिएबल्स पे नहीं होता, अलग अलग आइटम्स को लेना है। ओके अब हमारा जो नेक्स्ट होता है सॉरी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का वो होता है डिस्क्रिप्टिव्स। तो आप डिस्क्रिप्टिव्स में भी जी कासिम, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो हमें प्रोजेक्ट में दी गई थी वो चूँकि क्लास में लास्ट टाइम जो है डिस्कस नहीं हुई थी, तो हमने जो है मैंने इस तरह किया कि यूट्यूब से उसकी वीडियो देखी थी और उसमें एक टेबल कंबाइन आता है जिसमें मीडियन और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, कर्टोसिस और स्क्यूनेस वो सारी जो है ना उसके कंबाइन रिपोर्ट आती है। तो मैंने फिर वो निकाल के उसी पे एनालिसिस की जो है ना वो एक्सप्लेनेशन दी है, वो तो मैं सबमिट भी कर चुका हूं। तो क्या मुझे दोबारा इसी तरीके से करना है या वो सही है? नहीं वो भी सही है जी मैम, मैंने भी इसी तरह से किया हुआ है। आई गेस आकाश की आवाज है। जी मैम, ये मैंने भी इसी तरह से कर दिया है एनालिसिस, क्योंकि मैंने समझा था कल लास्ट डेट है। अच्छा अच्छा, नहीं वो ऐसे था कि क्योंकि कराया नहीं था, थर्सडे को मैंने क्लास लेनी थी, लेकिन बस मेरी आई साइट काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने फिर उसकी अपॉइंटमेंट ली थी डॉक्टर की, तो मैं वहाँ चली गई। तो इसलिए फिर मेरे माइंड में ये था कि मैं आपको थर्सडे को करा दूंगी एंड आप जो है सैटरडे संडे को कर लेंगे। अभी कासिम के आने से पहले ये बात हो चुकी है, कासिम उस वक्त नहीं थे क्लास में, मैंने फिर एक्सटेंड कर दी 19 तक। अगर आप कर चुके हैं डिस्क्रिप्टिव तो इट्स ओके, आपको बस आना चाहिए, ठीक है। तो वो भी यही प्रोसेस होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यहीं से आप ओपन करेंगे और जो भी आपके 4 वेरिएबल्स हैं उनके डिस्क्रिप्टिव्स निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन में से आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिक्यूनेस कर्टोसिस हम नहीं देखते होते ज़्यादातर, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, ये जो है ना 4 चीज़ें ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस स्क्यूनेस की मैंने जो है ना वो दे दी थी, कर्टोसिस मैंने फिर जो है ना डिलीट कर दी क्योंकि वो मुझे नहीं आती थी। बात कासिम शायद कर रहे थे ना कि कंबाइंड टेबल आ जाता है, वो इसी के साथ आगे स्क्यूनेस, कर्टोसिस और सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, इस टेबल को हम फिर पेस्ट कर लेते हैं। एक मिनट जरा मैं स्विच कर लूँ इंटरनेट। प्रोसेस वगैरह आ जाता है। अच्छा, अब इनका मीनिंग क्या होता है बेसिकली? अब जिस तरह देखे जेंडर में है ना, तो मिनिमम वैल्यू वैसे भी हमें पता था कि 1 थी और मैक्सिमम वैल्यू वाज 2। सो इसी तरह मीन जो है 1.2। मीन मतलब ये है कि ओवरऑल जितने भी लोगों ने रिस्पॉन्स किया उनका एवरेज क्या आया। किसी ने 1 का होगा, किसी ने 2, फिर किसी ने 1, किसी ने 2। सो मैक्सिमम जो है ना आप कह सकते हैं कि ये 1.5 इसकी एवरेज आई होती है मीन में। इसी तरह एज में देखें, 1 से लेकर मिनिमम एज लोगों ने 1 वाला सेलेक्ट किया था। अब 1 वाला ऑप्शन क्या था एज में? अगर आप ऊपर जाएं तो एज में 1 ऑप्शन ये था 21 to 30 वाला, और मैक्सिमम ऑप्शन सिलेक्ट किया 4 वाला। तो ये देखें 4 वाला ऑप्शन ये था 51 एंड अबव। इसी तरह क्वालिफिकेशन मिनिमम 1 थी, मैक्सिमम 4, एक्सपीरियंस 1 से 5 तक था। और टोटल हमारा सैंपल, एन का मतलब होता है ना, कैपिटल एन का मतलब होता है सैंपल साइज। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन, तो ये सारे जो है ना इसी तरह से आप टेबल को रिपोर्ट कर देते हैं इसमें अपनी रिपोर्ट के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं रिग्रेशन के। और रिग्रेशन सिंपल तो मैंने बताई थी ना, रिग्रेशन में जाके लीनियर, अभी मीटिंग एक्सपायर हो रही है, मतलब कहीं से कोई चैन का हल नहीं है वैसे मीटिंग फ्री ज्वाइन करते हैं तो फिर रिग्रेशन करते हैं।
चलो जी, एक वैलिड रिक्वेस्ट भी आ गई है डेट एक्सटेंड करने की, वो है अमाद की तरफ से। जी मैम, उसकी तो अब रद्द भी नहीं कर सकते, उसकी शादी हुई है। अब जाहिर है उसको किस तरह से बंदा कहे कि नहीं जी, अब बेचारा वो कह रहा है कि संडे को तो शादी थी, तो अब एक दिन ही गुजरा है, तो अब किस तरह प्रोजेक्ट जमा कराया जाए। तो मैंने तो फिर उनको कह दिया कि भाई हम एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन आप जब वापस आएंगे तो आप हमें ट्रीट खिलाएंगे पूरी क्लास को। फिर खामोश हो गए हैं। खामोश तो होना था मैम, सेकंड सेमेस्टर में जो है ना उन्होंने हमें जो है ना ट्रीट का वादा किया है, अभी तक जो है ना वो कर लेंगे। डेट एक्सटेंशन के लिए तो फिर हम उनसे लेंगे ना ट्रीट, जाहिर है वैसे तो हम शायद ना एक्सटेंड करते, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट पे एक्सटेंड हो रही है। ट्रीट के नाम पे वो शायद दुआएं दे दे, बाकी मुश्किल ही है कुछ और होता है। नहीं, अभी तो उनको दुआएं चाहिए। ही इज वन ऑफ द लकी पर्सन्स के वो कोविड में उनकी शादियां भी हो रही हैं, बड़ी बात है, वरना तो लोगों की शादियां रुकती हैं। ओके जी, अब हमने रिग्रेशन का देखना है। तो अच्छा, दोनों व्यूज में ना आउटपुट व्यू से भी आप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये नीचे स्पेसेस ओपन किया हुआ है ना, तो आउटपुट में से भी जो है ना एनालाइज का ऑप्शन मौजूद होता है, तो इधर से भी आप जा सकते हैं एंड मेन डाटा शीट से भी आप जा सकते हैं। लेट्स से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कोई भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल हम क्रिएटिविटी रख लें, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने ऑर्गेनाइजेशन इंकरेजमेंट रखी थी शायद, तो बस हमने इनको ओके कर दिया था और हमारे पास ये चार टेबल है। रिक्वेस्ट है जी जी मैम, इंडिपेंडेंट 2 रखे ना, हमारे डेटा में 2 हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा 3 रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे ये तो जितने ज्यादा हम रख लें कोई मसला ऐसा नहीं है, क्योंकि लीनियर है ना। जी मैम, हमारे उसमें 2 है ना, तो मैंने सोचा कोई डिफरेंस ना हो। ठीक है, ठीक, नहीं कोई डिफरेंस नहीं होता, वो बस इंटरप्रिटेशन सेम होती है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन इंकरेजमेंट रख लेते हैं, ओके, सुपरवाइजरी इंकरेजमेंट रख लेते हैं, और चैलेंजिंग वर्क रख लेते हैं। 3 हमने रख लिए और ओके कर दिए। अब ये वाला हमने जो है ना रिग्रेशन का, ये वाला रिग्रेशन जब आप आउटपुट खोलेंगे ना, तो सबसे पहले ऊपर ऑप्शन लिखा हुआ होगा कि आपने कौन सा टेस्ट रन किया है। ठीक है, तो रिग्रेशन रन किया है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेरिएबल्स एंटर्ड, चैलेंजिंग वर्क, सुपरवाइजरी इंकरेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंकरेजमेंट। देन मेथड एंट्री हमने की है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाज क्रिएटिविटी, और मॉडल समरी हमारे पास आ जाती है। अच्छा, ये जो आर होता है ना, आर जो लिखा हुआ रहता है, आर का मतलब होता है, मतलब जिस तरह लिखा हुआ है ना 0.509, इसका मतलब होता है कि परसेंटेज में अगर हम इसको लें ना, तो ये 50.9% वेरिएंस जो है ना डिपेंडेंट वेरिएबल में, ये तीनों प्रिडिक्टर्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मिलके 50.9% चेंज क्रिएट कर रहे हैं डिपेंडेंट। ठीक है, सो आर स्टैंड फॉर द चेंज दैट इज कॉज्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमने 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाले हैं, सो दीज 3 वुड कंबाइन to give this 50.9% impact on dependent variable, और you can say impact के साथ आप लिख लें change। ओके, जो इसमें एनोवा को छोड़ दें, एनोवा सिर्फ हम अलग करते हैं उसके लिए।
कंट्रोल वेरिएबल्स के लिए इसको आप छोड़ दें। कोएफिशिएंट्स वाला टेबल हमने देखना होता है बेसिकली। ओके, इसमें कांस्टेंट जो हमारा एक सिंपल मॉडल होता है, जो फिक्स्ड मॉडल होता है, ठीक है। ये स्टैट्स का जो ये प्रोग्राम्स होते हैं ना जितने भी, इन सब में जहाँ पे कांस्टेंट या डिफॉल्ट मॉडल का नाम आए, इसका मतलब होता है कि ये सॉफ्टवेयर का अपना बिल्ड इन मॉडल होता है, जो कि एक आइडियल मॉडल होगा। उसको हम नहीं रीड करते, हम अपने वेरिएबल्स को जो है जस्ट स्टडी करते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देखें, कोएफिशिएंट में सबसे पहले हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल नीचे लिखवा रहा होगा, क्रिएटिविटी। ओके, सबसे पहला हमारा इंडिपेंडेंट है ऑर्गेनाइजेशनल इनकरेजमेंट। तो अब इसका जो बीटा है परसेंटेज चेंज इन वाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एक्स। तो हमने कहा था कि बीटा इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, अगर याद हो तो, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। किसी को याद है? जी बीटा स्लोप दैट इज चेंज इन एक्स एंड चेंज इन वाई, या फिर आप कह सकते हैं चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। ये हमारा बीटा होता है 0.341। और ये जो टी होता है ना, स्टैंडर्ड एरर को भी देखें, स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट बीटा, इसको नहीं देखना, अनस्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट्स को हमने देखना होता है इस बीटा को। टी स्टैटिस्टिक्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आते हैं। टी स्टैटिस्टिक्स एक टी टेस्ट होता है, अगर आपने स्टैट्स पढ़ा हो तो, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, इसका एक अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस तीनों को लेके फिर उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो वो टेस्ट ये क्योंकि सॉफ्टवेयर है तो बाय डिफॉल्ट रीड करता है, और उसी टेस्ट की बेस के ऊपर सिग्निफिकेंस डिटरमिन होती है। अब जिस तरह ऑर्गेनाइजेशनल एनकरेजमेंट वाला है तो ये सिग्निफिकेंट आ रहा है, 0.000 आ रहा है, तो 0.05 से कम होना चाहिए सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है, तो तब हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। अगर सिग्निफिकेंस 0.05 से ज्यादा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट वेरिएबल देखें, दैट इज सुपरवाइजरी इंकरेजमेंट, बीटा इज नेगेटिव, ठीक है, यानी ये नेगेटिव चेंज उसमें क्रिएट कर रहा है। टी टेस्ट को भी छोड़ दें, बस सिग्निफिकेंस हमारा मकसद होता है। अगर सिग्निफिकेंस है तो इधर साइन शाइन कोई वैल्यू रखते हैं। अगर रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है ही नहीं, एक्सेप्टेबल है ही नहीं, वैलिड है ही नहीं, तो फिर हम उसके नेगेटिव या पॉजिटिव को भी कंसिडर नहीं करते। सो इसमें सिग्निफिकेंस है, कौन बताएगा? 0.356 में जी सुन रहे हैं सारे? आकाश बता। मैम इसमें 0.05 से अगर देखें तो ये ज्यादा है उससे, तो इसमें फिर नहीं होगी ना उस हिसाब से। नहीं है, ठीक है, ये 0.05 से ज्यादा है। इसी तरह चैलेंजिंग वर्क जो नेक्स्ट आ रहा है, अब इसमें भी देखें 0.982 है, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। सो ये सिंपल रिग्रेशन है जिसमें हमने ये टेबल यूज करना होता है, आर वाला टेबल, और इसको हम चाहते हैं तो इस टेबल के साथ भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। अब हर पर्सन की अपनी मर्जी होती है कि वो इन टेबल्स को किस तरह से एडजस्ट करता है। हर रिसर्चर की ये अपनी आर्ट होती है कि वो मिनिमम स्पेस के अंदर जो है टेबल में चीजें पुट इन करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक खोला हुआ था, ये वाला मेरा थीसिस था, तो इसमें अब देखें कि कोरिलेशन, देखिए कोरिलेशन का टेबल कैसे खुला हुआ है, और रिग्रेशन का टेबल, ये रिग्रेशन का टेबल आया हुआ है। अब इसमें देखें वही वाला दिया हुआ है, कांस्टेंट, तीनों तरह के इंडिपेंडेंट्स थे, डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑर्गेनाइजेशनल क्रिएटिविटी, टी भी लिखा हुआ है, बी भी है, स्टैंडर्ड एरर, बीटा, और आर वगैरह जो लिखे हुए हैं ना, ये लिखे हुए हैं नीचे, नजर आ रहे हैं? जी मैम। तो ये अब ये रिसर्चर की अपनी मर्जी है कि वो इनको किस तरह रिपोर्ट करता है। अगर आपकी मर्जी है तो आप इसको ना रिपोर्ट करें इस तरह से, आप अलग अलग दोनों टेबल्स को रिपोर्ट करें, ठीक है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट काम है मीडिएशन टेस्ट करना। सिंपल रिग्रेशन तो सबको आनी चाहिए, तो अब हम करते हैं मीडिएशन। अब मीडिएशन में बिल्कुल काम हमने सिंपल रिग्रेशन वाला करना है। क्या करना है? सिंपल रिग्रेशन वाला। इसके लिए मैं पहले आपको एक दिखाती हूँ, ये दो मीडिएशन की वोटेशन की मैंने सिंपल इजी वीडियोस निकाली थी, ये मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, यहाँ पे अगर हमें याद हो तो हमने बनाए थे, इस तरह का बनाया था, एक मॉडल बनाए थे और एरोज लगाए थे। सबको मॉडल का तो पता है ना क्या होता है? जी मैम पता है। चलें शुक्र है। ओके,
सो मॉडल हमने बनाए थे और हमने इनमें कहा था कि हम मॉडल में एरोस के साथ जो है वो शो करते हैं। सो अगर मीडिएशन है तो इस तरह का मॉडल बनना चाहिए, ठीक है। सो जिसमें बॉक्स नंबर 1 वुड बी रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें हम रख देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें मैं लिख देती हूँ ये मीडिएटर है और इसमें मैं लिख देती हूँ ये डीवी है। सो अब इनको नाम मैंने दे दिए इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और मीडिएटर, ताकि आपको आसानी हो जाए। बेशक आप इसमें अपनी मर्जी के वेरिएबल्स के नाम डाल लीजिएगा जो भी आपके हैं। ओके, अब हम मीडिएशन में ना पाथ की बात करते हैं। पाथ का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट तक पाथ, या इंडिपेंडेंट से मीडिएटर तक पाथ, इसी तरह मीडिएटर से डिपेंडेंट तक पाथ। तो इन पाथ्स को हम नाम देते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो पाथ होता है ना आईवी से मीडिएटर, इसको हम पाथ ए कहते हैं। सारे साथ साथ कॉपी करते जाएं, इनको याद भी रखते जाएं। इसको फॉर एग्जांपल पाथ ए कहें और इसको पाथ बी कह देते हैं और इसको जो है ना पाथ सी कह देते हैं, जो हमारा नीचे वाली लाइन है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस मैम। ताकि आपको समझ आ जाए, मैंने इसीलिए ड्रॉ किया है, सॉरी। सो अब जो मीडिएशन के लिए ना कुछ एजम्पशंस फॉलो होती हैं। एजम्पशंस का मतलब होता है रिसर्च के अंदर हम कुछ बिलीव्स को कंटेन करके लेके आते हैं। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारा अगर बिलीफ ऑब्जेक्टिविटी है तो हम पॉजिटिविज्म को फॉलो करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमने ये कहा था कि अगर हमारा बिलीफ फिनोमिनोलॉजी है तो फिर हम इंटरप्रेटिविज्म को कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा बिलीफ होता है ना मीडिएशन के हवाले से, वो एक जो है एक रिसर्चर थे, बैरन एंड कैनी उनका नाम है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको कॉपी करने में आसानी हो। बैरन एंड कैनी, इन्होंने 1987 में दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिएशन। और उनकी असम्पशन ये थी कि किसी भी वेरिएबल को मीडिएटर प्रूव करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि पाथ्स को हमने फाइंड किया। वो पाथ्स को फाइंड करने का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट तक का पाथ होना चाहिए, मतलब आईवी का रिलेशनशिप डीवी से होना चाहिए। अगर आईवी का रिलेशनशिप डीवी से है ही नहीं तो हम उसके दरमियान मीडिएटर क्यों ढूंढेंगे, ठीक है। जब हमें पता है कि एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो उनको मिलाने वाला ब्रिज हमने क्या ढूंढना, ठीक है। सो इसलिए उनकी जो पहली असम्पशन थी ना वो ये थी कि आईवी एंड डीवी शुड बी रिलेटेड। एंड देन एक्सक्यूज मी जी, नहीं हाँ नहीं, बात को सिरे लेके लाना है। So second assumption is independent variable must be related to the mediator, यानी पाथ सी का होना सबसे पहले जरूरी है। सबको नजर तो आ रहा है ना? यस मैम। जी मैम। पाथ जी, पाथ सी का होना जरूरी है। फिर वो कहता है कि पाथ ए का होना जरूरी है, यानी आईवी का मीडिएटर से रिलेशन भी होना चाहिए। फिर वो कहता है कि तीसरी असम्पशन ये है कि मीडिएटर का डीवी से रिलेशन होना भी जरूरी है, यानी पाथ बी। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये इस मॉडल की एजम्पशंस है। एजम्पशन का मतलब ये है कि मीडिएशन हम तब भी देखेंगे कि जब आईवी का डीवी से रिलेशन है। अगर आईवी जो है वो ईस्ट में और डीवी जो है वो वेस्ट में है, आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो उनको मिलाने वाले ब्रिज का कोई तुक ही नहीं है, जिसे मीडिएटर कहते हैं। तो यहाँ से मीडिएशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब मीडिएशन का बेसिक ये कॉन्टेक्स्ट है। मैंने यहाँ आपके लिए एक वीडियो भी कॉपी की हुई है, वो मैं आपको एंड ऑफ द क्लास दिखा दूंगी, जरा उसमें आसान वर्ड्स में है। एक मैंने आपको शेयर किया था रेफा का ही पोर्टल, उसका एसपीएसएस का पूरा था, वो आई गेस सना को भेजा था कि माद को भेजा था मैंने व्हाट्सएप में, आपको रिसीव हुआ था? यस मैम, हो गया। एक पूरा डिटेल लेक्चर था एसपीएसएस पे। सर शोएब ने किया हुआ है या किसने किया हुआ है डिक्लेयर नहीं है, लेकिन वो रेफा के प्लेटफॉर्म से, आप उसको भी सुन के उससे भी ये मजीद जो है ना नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम बेसिक करते हैं। ओके, सबसे पहले जो है ना
इस मीडिएशन मॉडल के लिए हमें आईवी और मीडिएटर को फाइंड करना होता है। इसके लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं ना उसे कहते हैं सोबल टेस्ट। ये ऑनलाइन होता है सोबल टेस्ट। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे ना, लाइक मैं अभी गूगल पे आपको सर्च करके दिखाती हूँ सोबल टेस्ट। सोबल SOBEL सोबल टेस्ट जैसे ही आप ओपन करेंगे ना तो ये सबसे पहले ये पेज आ जाएगा, क्वांटस्पाई सोबल टेस्ट कैलकुलेशन फॉर द सोबल टेस्ट। सो इसमें ये देखिए वही वाली चीज दी हुई है जो मैंने आपको बना के दिखाई है, लिखा हुआ भी उसी तरह का है। आपकी आसानी के लिए मैंने भी ये बनाई थी मॉडल, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज मिली है। ओके, और इसमें यहाँ पे देखें टू कंडक्ट द सोबल टेस्ट आपने बैरन एंड कैनी, सॉरी 1987 नहीं था 1986 था, मेरी मिस्टेक है। ये मुख्तलिफ रेफरेंसेस उन्होंने दिए हुए हैं जिनकी बेस के ऊपर जो है ना आप सोबल टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनपुट और बी और ये चारों वैल्यूज हम इसमें डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि ये मीडिएशन जो है वो हो रही है या नहीं हो रही। सबसे पहले हमने डिटरमिन करना है ए। तो ए डिटरमिन करने के लिए हम पहले जाएंगे रिग्रेशन के लिए और यहाँ पे हम जाएंगे एनालाइज में। इसी तरह हम पहले सिलेक्ट करते हैं वेरिएबल हमने क्या रखने हैं। फॉर एग्जांपल अब बता दे जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रखें, हमारे पास तो बहुत सारे हैं ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रीडम रख लेते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्रिएटिविटी रख लेते हैं और मीडिएटर रख लेंगे। फ्रीडम से क्या हासिल होता है, चैलेंजिंग वर्क रख लेंगे, ठीक है मीडिएटर। डिपेंडेंट हमने क्रिएटिविटी रख लिया और इंडिपेंडेंट हमने फ्रीडम रख लिया। बाकी चीज़ें हम एज इट इज़ रखते हैं और इसको ओके करते हैं। हमारे पास जो है मॉडल आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये बीटा होता है ना, बेसिकली ये बीटा जो है ना 0.216 ये हमारा जो है वो ए होता है जो जिसको हमने वहाँ पे पेस्ट करना होता है। इस वैल्यू को हम वहाँ पे यहाँ पे सोबल टेस्ट वाले ए ऑप्शन में पुट करते हैं, ठीक है। और इसका जो स्टैंडर्ड एरर है 0.058 ये वहाँ पे पुट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से पुट करके ले जाते हैं 0.216 ये हमारा ए है, फर्स्ट हमारा वेरिएबल है जिसको हम कह रहे हैं। यहाँ पे नाम डाल दें वेरिएबल्स के आसानी के लिए। जी मैम कर दें। ओके, सबसे पहले हम रख लेते हैं फ्रीडम और यहाँ पे हम कर देते हैं क्रिएटिविटी और यहाँ पे हम कर देते हैं चैलेंजिंग वर्क। चैलेंजिंग वर्क हमारा पाथ ए जो है ना वो होगा फ्रीडम और चैलेंजिंग वर्क वाला, ठीक है। तो हम इसको पहले रन करेंगे पाथ ए को, फिर पाथ बी को करेंगे। पाथ ए और बी जब हमने फाइंड कर लिया तो हमें उसकी मीडिएशन पता चल जाएगी। अभी हमने क्या रन किया था, पाथ सी रन किया था, तो पाथ ए पहले रन करेंगे। पाथ ए में हमारे पास डिपेंडेंट जो है ना वो ये नहीं होना चाहिए, यहाँ से रीसेट कर लेंगे अगर आपने एंटर कर दिए तो। पाथ ए में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखें जिधर एरो जा रहा होता है वो डिपेंडेंट होता है ना, ये तो सबको पता है। तो चैलेंजिंग वर्क हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और फ्रीडम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं चैलेंजिंग वर्क इज इंडिपेंडेंट और चैलेंजिंग वर्क इंडिपेंडेंट है मैम, डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट है ये डिपेंडेंट है वो जी। इनको हम ओके कर देंगे। ओके, वी गॉट टू वैल्यूज। यहाँ पे ये देखें फ्रीडम और चैलेंजिंग वर्क आ गया 0.157
और 0.215, तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। 0.527 था और इसका स्टैंडर्ड एरर क्या है 0.157 है, सॉरी 0.157, ये सबसे आसान है। ओके, इसी तरह हमने बी पाथ को फाइंड करना है। अब पाथ बी देखें, पाथ बी क्या है जी, चैलेंजिंग वर्ड से क्रिएटिविटी की तरफ। अब हम दोबारा रिग्रेशन रन करेंगे और लीनियर पे जाएंगे, इसी तरह रीसेट करेंगे। अब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, क्रिएटिविटी है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, चैलेंजिंग वर्क। ये मॉडल से देखें, ठीक है। तो चैलेंजिंग वर्क इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और डिपेंडेंट वेरिएबल क्रिएटिविटी हो जाएगा। पाथ बी की बात हो रही है, तो इसको हम जब ओके करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास, ये 0.033, 0.025। तो इसको भी उसी सोबल टेस्ट में एंटर करेंगे, 0.023 एंड 0.033, 0.025। ओके, तो कैलकुलेट करेंगे, बस ये दो वैल्यूज डालनी थी। पहले पाथ बना लीजिएगा आप सबसे पहले, ये वाले पाथ, ताकि आसानी हो जाए। वैसे भी मॉडल तो बना होता है, ए बी और सी का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, ए पाथ कौन सा है, बी कौन सा है और सी कौन सा है। तो ए पाथ वालों को पहले डाल के उनकी वैल्यूज, फिर बी वालों की वैल्यूज और एस की वैल्यूज ये यहाँ पे एंटर करनी है। ओके, अब सबसे पहली लाइन हमने पढ़नी होती है सोबल टेस्ट की, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड एरर और पी वैल्यू। पी वैल्यू बताएं जी, सिग्निफिकेंट है या नहीं? नहीं है मैम। क्यों? 0.05 से ज्यादा है मैम। 0.05 से ज्यादा है, तो 0.05 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कोई मीडिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब देखें वेरिएबल इनकी मीडिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर यहाँ पे होता ना 0.000 या 0.05 से कम होता, जितना भी होता, तो डेफिनेटली हम कह देते हैं कि यहाँ पे मीडिएशन हो रही है। अगर आप मॉडल देखें थ्योरेटिकली तो गौर से देखें कि क्या कभी फ्रीडम जो है चैलेंजिंग वर्क की तरफ जाता है? नहीं जाता, कंसेप्चुअली भी ये नहीं जाता। इसी तरह चैलेंजिंग वर्क क्रिएटिविटी की तरफ जा सकता है, ठीक है, वो चलें सिग्निफिकेंट आया भी होगा, फ्रीडम भी क्रिएटिविटी की तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने मीडिएटर प्लेस किया है वो थ्योरेटिकली भी साउंड नहीं है। सो अगर थ्योरेटिकली यहाँ पे थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया था कि थ्योरी की लाइट में हम वेरिएबल सिलेक्ट करते हैं, वो यही कंसेप्ट होता है कि जब तक वो जो है वेरिएबल्स थ्योरेटिकली साउंड नहीं होते, उनके जो है रिजल्ट्स भी ऐसे ही आते हैं, यानी ना सपोर्ट होने वाली। आपने इतनी थ्योरी रीड की हो, थ्योरी की बेस के ऊपर एक मॉडल बनाया हो, वेरिएबल्स लिखे हो और एंड पे आंसर आपके कोई हाइपोथेसिस भी ना सिलेक्ट हो रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर है कि आपने कोई थ्योरेटिकली मिस्टेक की है। तो वैसे ना आना भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर सारे वेरिएबल्स रिजेक्ट हो गए, यानी सारे रिलेशनशिप्स रिजेक्ट हो गए हैं, तो उस केस में ये परेशानी वाली बात है भी। जो सोबल टेस्ट हो गया, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉडरेशन। सोबल टेस्ट आसान है या फिर एक दफा बता दूं? सब सुन रहे हैं? कोई रिपीट कर देगा जरा प्लीज? ठीक है। आकाश जरा रिपीट कर दो कि क्या स्टेप्स हैं इसके। मैम सबसे पहले तो हमने सोबल टेस्ट ऑनलाइन जो सोबल टेस्ट है वो खोलना है, उसके बाद फिर हमने बारी बारी मतलब पाथ के हिसाब से फिर हमने उसको करना है, उसकी रिग्रेशन लेनी है और उसमें से उसकी वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। और इसी तरह फिर जो हमारा दूसरा पाथ है उसके जो वेरिएबल्स हैं उनकी हमने रिग्रेशन लेके तो उसकी वैल्यूज पुट करके उसके बाद हमने पी वैल्यू देखनी है। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। सो यहाँ पर हमने देखें लेना क्या, वैल्यू क्या लेनी थी, बीटा की और स्टैंडर्ड एरर की, ठीक है। अनस्टैंडर्डाइज होते हैं, अनस्टैंडर्डाइज के ऊपर ही ना एक मॉडरेशन का ग्राफ भी बनता है, लेकिन वो मैं आपको नहीं बता रही, वो जरा एडवांस लेवल का है। फिर आइंदा एमफिल में पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए छोड़ते हैं ना, तो वो आप ग्राफ उधर सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम मॉडरेशन पे आ जाते हैं। मॉडरेशन बड़ी आसान है,
अच्छा, मॉडरेशन करने के लिए हमें एक स्टेप जो है ना डाटा पे करना पड़ता है। लाइक डाटा पे आप जाते हैं ना, तो वेरिएबल व्यू में जाके हमें ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल यही मॉडल है अगर, तो इन एरोस को ख़त्म करके इसी मॉडल के ऊपर हम ये इसको मीडिएटर की बजाय जो है मॉडरेटर बना देते हैं। अजान से पहले पहले ये हो जाए ना काम, तो अच्छा ये मॉडरेशन मिले। चले, आप समझ तो आ रही है ना कि ये चैलेंजिंग वर्क यहाँ पे मॉडरेटर है। इतना तो सबको पता है ना, एरो शो कर रहा है कि मॉडरेशन है। जी मैम। ठीक है, एरो के ऊपर एरो टकरा रहा है तो इसका मतलब होता है मॉडरेशन। एरोज अगर वेरिएबल्स को जा रहे हो तो वो फिर मीडिएटर हो जाएंगे। ओके, सो अब हमने ये मॉडरेटर करना है। अच्छा, मॉडरेशन करने के लिए ना एक स्टेप जो स्टार्टिंग में हम करते हैं ना, उसे हम कहते हैं इंटरएक्शन टर्म। स्पेलिंग यू होते हैं, इंटरएक्शन टर्म। इंटरएक्शन टर्म जो होती है वो बेसिकली आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस मॉडरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करने से मिलती है। अपने पास नोट कर लें, इंटरएक्शन टर्म आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मॉडरेटर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से मिलती है। जिस तरह हम एवरेजेस कर रहे थे ना कंप्यूट करके, उसी तरह इंटरेक्शन टर्म हमें बनानी पड़ती है मॉडरेटर के लिए। बस यही स्टेप है इसमें, समझिए, और कुछ भी नहीं है मॉडरेशन। सो इंटरेक्शन टर्म यहाँ पे बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कंप्यूट में जाएंगे, और हमारा वेरिएबल कौन सा है, टारगेट में हम लिख देते हैं मॉडरेटर। ठीक है, या हम टारगेट में लिख देते हैं मॉडरेटिंग इफेक्ट, मॉडरेटिंग इफेक्ट। ओके, सो अब हमारा इंडिपेंडेंट और मॉडरेटर का इंटरेक्शन बनाना। तो इंडिपेंडेंट हमने रखा है फ्रीडम, मल्टीप्लाई हमने करना है तो यहाँ से मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन ये सिलेक्ट किया, और दूसरा है चैलेंजिंग वर्क। फ्रीडम और चैलेंजिंग वर्क दोनों को आपस में ये मल्टीप्लाई वाला साइन बीच में डाला है। स्टेरिक डालते हैं, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई वाला दूसरा साइन नहीं होता है, स्पेस स्टेरिक डाला और इनको किया और बस ओके कर दिया। तो अब अगर मैं अपने वेरिएबल व्यू में जाऊं तो मुझे यहाँ पे नीचे मॉडरेटिंग इफेक्ट वाला वेरिएबल नजर आ रहा है सबको? जी मैम। ठीक है जी। तो अब हमने मॉडरेशन के लिए ये वाला वेरिएबल इस्तेमाल कर लेना। किया कैसे था, ट्रांसफॉर्म में गए थे, कंप्यूट उसी तरह से करके एक टारगेट नया वेरिएबल बनाया हमने, जिस तरह हमने वो एवरेजेस वाले नहीं बनाए थे पूरे पूरे, उस तरह से। तो मॉडरेटिंग इफेक्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मॉडरेटर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ओके किया, तो सारे जो है ना वो चेंज एग्जिस्टिंग वेरिएबल वो लिखा हुआ आ गया कि पहले से हुआ हुआ है। ठीक है, ओके किया तो मॉडरेटिंग इफेक्ट वाला वेरिएबल आ गया। ओके, अब मॉडरेशन चेक कैसे करते हैं, ये बहुत आसान है। सिंपली एनालाइज में जाके, रिग्रेशन में जाके, लीनियर में जाते हैं और इसको रीसेट करके हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जी, क्रिएटिविटी है, ये डाल देते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है फ्रीडम। अच्छा, इसी के साथ हमारा जो मॉडरेटर है वो भी लिखते हैं, और इसी के साथ जो हमारा इंटरेक्शन वाला है ना, ये वाला, ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल और मॉडरेटिंग इफेक्ट, तीनों वेरिएबल्स को यहाँ पे इंडिपेंडेंट के स्लॉट में पुट कर देते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटर और मॉडरेटिंग इफेक्ट वेरिएबल जो है हमने जो बनाया है, जो इंटरेक्शन करके मल्टीप्लाई करके बनाया है, इन तीनों को हम इंडिपेंडेंट में डाल देते हैं और ओके करते हैं। तो रिग्रेशन ही की यहाँ पर अब देखें कि फ्रीडम भी इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, चैलेंजिंग वर्क भी इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, और मॉडरेशन तो खैर वैसे ही जो है वो इनसिग्निफिकेंट आ रही है। ठीक है, अगर तीनों में 0.05 से क्या हो, कम हो तो सिग्निफिकेंस होती है, तो तीनों ही जो है वो इनसिग्निफिकेंट आ रहे हैं। मींस कि मॉडरेटिंग इफेक्ट जो है वो यहाँ पे चैलेंजिंग वर्क जो है वो मॉडरेटर के तौर पे एक्ट नहीं कर रहा। अगर सिग्निफिकेंट होता तो हम कहते कि वो
इफेक्ट कर रहा है। तो इसमें हमने बीटा वगैरह नहीं देखना होता, इसमें हमने जस्ट सिग्निफिकेंस देखनी होती है। अच्छा, इसका ना एक इंटरेक्शन प्लॉट भी बनता है, ठीक है। अगर कोई इंटरेक्शन प्लॉट, जो मैं ग्राफ की बात कर रही थी, वो इसी तरह से बनता है। अनस्टैंडर्डाइज बीटा और स्टैंडर्ड एरर, इन दोनों को कॉपी करके ना ऑनलाइन होता है, अगर आप करना चाहें तो। जो ज़्यादा लोग क्यूरियस हैं वो कर सकते हैं। लिख दीजिएगा 2 वे अनस्टैंडर्डाइज इंटरेक्शन प्लॉट, 2 वे अनस्टैंडर्डाइज इंटरेक्शन प्लॉट। तो उसमें ये डालते हैं तो ग्राफ बना हुआ आ जाता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि IV और DV आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से को वेरी कर रहे हैं, एंड सिमिलरली मॉडरेशन, किसी मॉडरेटर के प्रेजेंट होने से किस तरह से IV और DV का रिलेशनशिप जो है वो आपस में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। समझ आ गई मॉडरेशन सबको, या किसी को नहीं आई अभी? जी, कोई हमजा अहमद, कोई रिपीट करे जरा। नाफला, आप जरा रिपीट करें स्टेप जो मैंने बताया मॉडरेशन का। नाफला, यस मैम। आप बेटा जरा कौन सा रिपीट करें। इट्स ओके मैम, सुनैरा। कौन सा यही मॉडरेशन किस तरह से की है। कोई और रिपीट करेगा? लगता है बिल्कुल नहीं समझ आ रही आज। कासिम रिपीट कर दें आप जरा प्लीज। पहले हम जो है स्केल्स का जो है मॉडरेटर इफेक्ट डालेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम वैल्यूज को, ठीक है। जिस तरीके से हम पहले प्लस वगैरह की जो स्केल कंप्यूटेशन कर रहे थे, उसी तरीके से ये भी करेंगे, जिसमें जो है सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन डाल के जो है करेंगे, न्यू मॉडरेटर क्रिएट करके। उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है, तो उसके बाद हम जो है वापस एनालिसिस में जाके इसकी जो है कोफिशिएंट निकालते हैं रिग्रेशन में, लीनियर वगैरह, ठीक है। और ऊपर टॉप पे जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हम लिख देते हैं, नीचे इंडिपेंडेंट में हम 3 वैल्यूज जो है लिखते हैं, एक इंडिपेंडेंट, दूसरा जो है मॉडरेटर, और थर्ड जो है मॉडरेटिंग इफेक्ट। वो लाके हम जो है मतलब एक कर लेते हैं, उसकी प्रोसेस चला देते हैं, हमारे पास वैल्यूज आ जाती है, जिसमें हमने सिग्निफिकेंट वैल्यू उसकी चेक करनी होती है। अगर वो 0.05 से कम है तो उसमें जो है फिर मॉडरेटिंग इफेक्ट है, अगर 0.05 से ज़्यादा है तो मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं है, मतलब कि मॉडरेटर वो जो है ना नहीं कर रहा है रिलेशन। ओके, चल वेरी गुड। अब इसके लिए जो है ना, मैंने आपके लिए 2 आसान वीडियोस फाइंड की थी मीडिएशन एंड मॉडरेशन की, तो ये मैं आपको कॉपी करके इसमें सेंड कर देती हूँ मीटिंग में, तो आप ड्यूरिंग द ब्रेक देख लीजिएगा, या छोटी छोटी 3-4 मिनट की जो सबसे इजीएस्ट हैं, जो इसी से रिलेटेड थी, वो मैंने आपके लिए फाइंड की हैं, आसान है। ये अपने पास सेव कर लें, ये दोनों आसान है। इन दोनों को देखकर आप ये वाले टेस्ट लगा सकते हैं, सिंपल एंड इजी हैं मीडिएशन एंड मॉडरेशन के। इसके अलावा मीडिएशन जो है ना इनसाइड SPSS 2 स्टेप्स में भी हो सकती है, लेकिन उसमें पर्सन ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से कौन सा पहले डालना है, कौन सा बाद में। फिर उसकी टेंशन से आज़ाद होने के लिए आप पाथ वाइज याद रख लें, ताकि आपके लिए आसानी हो। पाथ A पहले करें, फिर पाथ B करें, तो पाथ C तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट इज लीडिंग टू मीडिएटर एंड मीडिएटर इज लीडिंग टू डिपेंडेंट। तो हम उससे ये अक्स कर लेते हैं, यानी इन्फ्रेंस कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आपस में रिलेटेड है। ओके, तो ये मॉडरेशन हो गया यहाँ तक, और हमने एनालिसिस वाला पोर्शन तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। अल्फा रिलायबिलिटीज आपको निकालनी आती हैं, तो मैंने आपको जो सैम्पल प्रोजेक्ट दिया हुआ है उस पर आप यही करेंगे। ये सारे टेस्ट आपने अप्लाई करने हैं, और ये टेबल्स जो है वो नीट क्लीन रिपोर्ट की फॉर्म में, रिपोर्ट में आप फर्स्ट पेज जो है वो टाइटल पेज बनाएंगे वर्ड के अंदर। अगर किसी ने सबमिट कर दिया तो रीसबमिट का ऑप्शन हो जाएगा, मैं एक्सटेंड कर दूंगी, तो आप रीसबमिट कर दीजिएगा। कासिम अगर करना चाहते हैं, या एक आध कोई और पर्सन था।
टाइटल पेज आप बनाएंगे और फिर उसमें आप लिखेंगे कि ठीक है कोमल। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट आपने लिखे हैं। नीचे कोई फेंका है, वो नीचे पड़ा, वो पड़ा नीचे बाहर। तो आप लिखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट आप कर रहे हैं, ठीक है। फिर मॉडल जो है यहाँ पे बना हुआ जो है, मैंने आपको गिवन मॉडल दिया है, ये आप वहाँ पे बना लीजिएगा। उसमें तो क्वेश्चन शीट में तो इतना नीट नहीं बना हुआ, आप इसको थोड़ा नीट बना लीजिएगा। एंड देन 1 बाय 1 टेस्ट का नाम लिख के और साथ ये आपने करना है, और साथ ब्रीफ उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दें कि किस तरह से आपने ये जज किया कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, या रिलेशनशिप फॉल कर रहा है या नहीं, या अल्फा रिलायबिलिटी ठीक है या नहीं है। तो आज का हमारा ये एजेंडा था। अब हम अजान शुरू हुई कि नहीं हुई सना? आफ्टर ब्रेक हम इंशाल्लाह जो है वो रिपोर्ट का पे काम करेंगे, तो रिसर्च रिपोर्ट, सॉरी, कंक्लूजन एंड डिस्कशन पे रिपोर्ट पे। जी सना।